नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का क्रीडो आईएएस में। मैं किशोर पंडित आप सभी को इस सत्र में स्वागत करता हूं। आर्ट एंड कल्चर के विषय में आज हम टॉपिक की डिस्कशन करने जा रहे हैं, वीडियो लेक्चर की। हम 69वीं और 70वीं बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज जो हमारा चल रहा है, हम उसके वीडियो डिस्कशन की चर्चा करेंगे। हमारा ये आर्ट एंड कल्चर का पहला प्रश्न था, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। हम ज़्यादा बात न करते हुए सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। समय कम है और बढ़ाना ज़्यादा है, आप लोगों को भी ज़्यादा डिस्कशन अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये हमारा प्रश्न है, प्राचीन भारत की स्तंभ और स्तूप निर्माण कला का परिचय दे। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ ईरानी स्तंभों से किस प्रकार भिन्न है। ये हमारा प्रश्न है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने अनुभव किया होगा या तो अपने टेस्ट सीरीज के द्वारा या फिर खुद जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे या फिर स्वयं एग्जाम में अनुभव होगा आपका। किसी भी प्रश्नों का जो खासकर मेंस के क्वेश्चन है, उसे आगे बढ़ने से पहले उसका डिकोड किया जाता है। डिकोड मतलब उसे तोड़ा जाता है क्वेश्चन को छोटे छोटे खंडों में, ताकि उसे क्वेश्चन की प्रकृति को समझा जाए कि पूछा क्या जा रहा है। टू द पॉइंट आंसर देने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है कि क्वेश्चन को डिकोड किया जाए। तो हम डिकोड करने के लिए डिकोड करते हैं प्रश्नों को। पूछा गया था कि स्तंभ, प्रश्न के तीन भाग थे। एक तो था स्तंभ, दूसरा था स्तूप, और आगे जो क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन के दो मुख्य भाग हैं। स्तंभ, अब इसे आगे बढ़ने से पहले जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो सबसे पहले एक अच्छी सी भूमिका जो होती है, एक परिचय देना होता है टॉपिक का। उसके आगे जो मेन बॉडी होता है उसका, वो हमें लिखना होगा। फिर आगे एक अच्छा सा निष्कर्ष देना होगा। मेन बॉडी देने के लिए आपको कुछ आयाम चुनने होंगे, जैसे कि किसी भी टॉपिक के बारे में। और जब भी आप किसी आंसर राइटिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको एक जो स्ट्रक्चर होता है, प्रश्नों को पहले डिकोड करके फिर उसका आपको लिखना क्या है, इसका स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। 1-2 मिनट का समय देना चाहिए इसमें। ये हमारी समय की बर्बादी नहीं होगी। एक अच्छी रणनीति के सहारे ही एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखा जा सकता है। परिचय दे देंगे, उसके बाद मेन बॉडी जो है, इसमें स्तंभ के बारे में हम उसके, जैसे कि उसके मुख्य भाग कौन से हैं, मुख्य भाग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इनके प्रकार क्या हैं, इनकी कोई विशेषता है तो वो क्या है। इसमें और कुछ इंक्लूड करना चाहे तो वो देख सकते हैं। और आगे इसमें जो प्रश्न का तीसरा हिस्सा था वो था मौर्य स्तंभ। मौर्य का जो स्तंभ था, यानी अशोक काल के जो स्तंभ थे, अशोक काल में जो बनाए गए स्तंभ थे, उनका ईरानी राज दरबारों में जो स्तंभ बनाया गया था उनसे तुलनात्मक अध्ययन करनी थी। तो ये भी तुलना भी करनी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्रश्नों को डिकोड करने से हमें ये स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ, और इसी स्ट्रक्चर के सहारे हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे हमें 1-2 मिनट तो लगेगा, लेकिन आगे हमें लिखना क्या है ये हमें पता चल जाएगा। इससे हमें समय की बर्बादी नहीं होगी, बल्कि एक अच्छी रणनीति योजना के, एक रणनीतिक के स्ट्रेटजी के तहत हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें गुणात्मक आंसर लिखने के लिए इस तरह स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हम इसी के सहारे, इसी रणनीति के सहारे आगे बढ़ते हैं, और इसी आयामों को देखते हुए इसी आयामों पर हम अगले प्रश्नों, इस प्रश्न को हल करेंगे। रणनीति का पहला हिस्सा हमारा था कि परिचय देना था। तो हमने परिचय के रूप में एक अच्छा सुंदर सा उसका परिचय देना है, पृष्ठभूमि बतानी है। क्योंकि ये प्रश्न का सबसे पहला भाग होता है, इसलिए बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपको सोच समझकर बहुत ही रोचक शब्दों को लिखना होगा। क्योंकि जो भी कोई एग्जामिनर आपके प्रश्नों को पढ़ेगा, सबसे पहले इसी को पढ़ेगा, और ये रोचक नहीं लगेंगे, उन्हें गलत कुछ लगेगा, या फिर उन्हें लगेगा कि ये तथ्य यहाँ पर देना अनिवार्य नहीं था, स्टूडेंट ने शब्द विस्तार के लिए ज़बरदस्ती से डाला है, तो वो आपको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएगा या फिर एवरेज मार्किंग करेगा। यहाँ पर अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए आपको एक अच्छी सी परिभाषा या फिर परिचय देना होगा। तो हम इन यहाँ पर स्तूप के बारे में बता रहे हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, और ये चिकित्सा के स्थान पर बनाया जाता था, इसीलिए इसे चैत्य भी कहा जाता था। फिर आगे देखिए,
बुद्ध की अस्थियों को रखने के लिए बनाया गया था। तो हमने स्तूप का परिचय देते हुए उसके अर्थ प्रकट करते हुए आगे बताया कि ये बनाया क्यों जाता था, मतलब इसका उद्देश्य भी हमने 2 लाइनों में ही बता दिया। आगे दिखाया कि इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी जोड़ते हुए हमने बता दिया कि स्तूप का सब प्रथम जो उपयोग किया गया था ये ऋग्वेद में किया गया था। ऋग्वेद में अग्नि की जो उठती हुई ज्वाला थी उसे स्तूप, अग्नि की जो उठती हुई ज्वाला थी इन्हें ही स्तूप कहा गया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्तूप जो है, ऋग्वेद ये हिंदू धर्म से संबंधित है, तो स्तूप भी हिंदी धर्म से ही संबंधित होगा। लेकिन वो बौद्ध ही थे, वो बौद्ध ही थे जो इसे स्तूप को व्यापक पैमाने पर फैलाया था, उसके एक धार्मिक महत्व के रूप में फैलाया था। हिंदू धर्म में भले ही ये स्तूप पहले से ही यूज किया जा रहा हो, लेकिन वो बौद्ध ही थे जो व्यापक पैमाने पर इसे उपयोग किया जाने लगा था। अब ये एक अच्छा सा परिचय हो गया। अब उसके आगे बढ़ते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी शुरू से अंत तक एक रणनीति के सहारे एक अच्छे जो उसके क्रॉनिकल हैं उसी के अनुसार बढ़ना है। परिचय दे दिया, अब बताना है कि निर्माण कैसे किया जाता है, उसके निर्माण के स्टेप कौन से हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। तो निर्माण के चरण कौन से हैं, यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि किसी निर्माण का जो पहला चरण है, पहला स्टेप है, वो ये है कि जब भी किसी महापुरुष, महापुरुष मतलब जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, जैन धर्म तो ये स्तूप बनता नहीं है, महात्मा बुद्ध ही मान लीजिए, जब भी किसी महापुरुषों की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उनका दाह संस्कार किया जाता है। स्तूप बनने का ये पहला चरण है, स्तूप बनने का ये पहला चरण है। उसके बाद उनके दाह संस्कार के बाद जो उनके अवशेषों के राख होते हैं उनका संग्रह किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, फिर उन्हें एक कलश में रखकर उसके ऊपर ही स्तूप का निर्माण कर दिया जाता है। ये इनके चरण है, 2 3 हो गए और ये चार चरण में बनाए जाते हैं। देखा दोस्तों, हमने पहले परिचय देखा, फिर उसके निर्माण के चरण देखे। अब देखना है कि निर्माण की सामग्री क्या होती है, मतलब यदि कोई बनाना चाहे या फिर अभी तक जो बन चुका है उसके भीतर क्या सब हो सकता है। तो ये निर्माण सामग्री है। निर्माण सामग्री हमने देखा कि ये मिट्टी, पाषाण इत्यादि से निर्मित है। मिट्टी और पाषाण यानी कि एक स्तूप बनाने के लिए या तो मिट्टी की जरूरत होती है, मिट्टी और पाषाण यानी पत्थर की जरूरत होती है। उसके बाद कहा गया है कि इसमें यष्टि और छत्रक धातु से निर्मित होते हैं। मिट्टी और पाषाण तो है ही, ये अशोक के काल के जो प्रारंभिक काल के जो स्तूप थे, जैसे कि पिपहरवा जो है यूपी में, उसका जो वहाँ का जो स्तूप है वो अशोक काल में निर्मित किए गए थे और वो स्तूप मिट्टी और पाषाण के ही निर्मित किए गए थे। लेकिन बाद के जो स्तूप थे, जैसे कुषाण और सातवाहन काल में जो बनाए गए मंदिर वो स्तूप थे, उसमें संगमरमर का भी प्रयोग किया जाने लगा था। उसमें हर्मिका और छत्रक के रूप में धातु भी प्रयोग किया जाने लगा था। यानी कुल मिलाकर जो स्तूप के निर्माण सामग्री है वो मिट्टी, पाषाण है और तीसरी महत्वपूर्ण चीज धातु है। धातु बहुत व्यापक पैमाने पर नहीं उपयोग किया जाता है, केवल और केवल उसमें हर्मिका और छत्रक के रूप में ही उपयोग किए जाते हैं धातु। बाद के कालों में, सातवाहन कालों में संगमरमर से अलंकृत उसके प्रवेश द्वार लगाए गए थे। तो ये संगमरमर भी चौथे उपयोग हैं, इसमें कीमती पत्थर भी उपयोग किए गए थे, धातुओं का भी प्रयोग किया गया था। तो ये इसकी निर्माण सामग्री हो गई। अब हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे परिचय देखा, निर्माण के चरण देखे, निर्माण सामग्री देखी, अब ठीक इसके आगे बढ़ते हैं कि इसके स्तूप के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। आपको चित्रों की सहायता से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि इसके भाग कौन से हैं। पहला भाग हमने बताया, पहले भाग देख लीजिए कि कौन सा है। वेदिका, तोरणद्वार, मेधी, अंड, हर्मिका, छत्रक और सोपान, ये इनके 7 भाग बताए गए हैं। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे, इनके आयामों की व्याख्या करेंगे। दोस्तों, आयामों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग जब आप कर रहे हैं तो 700 से 800 वर्ड में शब्दों में लिखना होता है। क्योंकि चूंकि ये प्रश्न 37-38 नंबर के पूछे जाते हैं और आप 200-300 शब्दों में निपटा कर उसे एक अच्छे नंबर नहीं पा सकते, इसलिए आपको 700-800 वर्डों में लिखना होगा और उसके लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आयाम होने चाहिए। तभी आपके गुणात्मक आंसर राइटिंग होंगे और फुल मार्क्स मिलेंगे। एक अच्छे मार्क्स होने के लिए ये सब याद रखना जरूरी है। अब इसका व्याख्या करते हैं। वेदिका देखिए, वेदिका यहाँ पर है। ये वेदिका स्तूप का सबसे बाहरी भाग होता है। ये इतना बाहरी भाग होता है कि इसके बाहर सिर्फ परिक्रमा पथ होता है, प्रदक्षिणा पथ जिसे कहते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे हिंदू मंदिरों में बाहर से जो श्रद्धालु हाथ जोड़कर उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ये ठीक वैसे ही है वेदिका। तो वेदिका सबसे बाहरी भाग होता है, स्तूप का सबसे बाहरी भाग होता है वेदिका।
और ये पत्थर के बने हो सकते हैं। कभी कभी इसमें जो सातवाहन और कुषाण काल के जो बाद के स्तूप बनाए गए थे, इसमें अलंकरण काफ़ी जोरों से किया गया था, संगमरमर के भी लगाए गए थे, लेकिन वो पत्थर ही हैं। इसमें मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता था। तो आपको जब इसका व्याख्या करना होगा तो इसमें व्याख्या में यही लिखेंगे आप कि ये स्तूप का सबसे बाहरी भाग होता है, ये पत्थरों से बने होते हैं, और अलंकरण के लिए कभी कभी इसमें संगमरमर का भी उपयोग किया जाता था। जो अशोक के बाद की जो काल में बनाए गए जो स्तूप थे उसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया था। इसका दूसरा भाग था तोरण द्वार। तोरण द्वार आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तोरण द्वार है, और ये कुल मिला के एक, दो, तीन, आपको चार दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तोरण द्वार जो अशोक काल में बनाए गए थे, सबसे प्रारंभिक जो स्तूप थे उसमें एक ही तोरण द्वार हुआ करता था। लेकिन फिर बाद में जो बनाए जाने लगे कुषाण काल में, और फिर सातवाहन काल में जो बनाए जाने लगे, तो इसमें तोरण द्वार चारों दिशाओं में बनाए जाने लगा। उस समय तक ये समझा चूंकि कुषाण काल में ही महात्मा बुद्ध को एक भगवान का दर्जा दे दिया गया था, और वो उस समय व्याख्या किया जाने लगा कि महात्मा बुद्ध चारों दिशाओं के अधिपति हैं। इसीलिए चारों दिशाओं के अधिपति हैं तो उनके लिए चार ये दरवाजे होने चाहिए, चार प्रवेश द्वार होनी चाहिए। और ये एक तरह का एक संकेत भी है, ये बताता भी है कि इसका अर्थ यही निकलता है कि महात्मा बुद्ध चारों दिशाओं के अधिपति हैं। ये तोरण द्वार पर आपको तीन पट्टी दिखाई दे रही है। इस पट्टी पर वो जो महात्मा बुद्ध के तीन श्लोक हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, ये तीनों श्लोक इस पर लिखे जाते थे। और इस पर तो जब आप तोरण द्वार के विषय में व्याख्या करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, तो आप यही शब्दों को लिखेंगे, और कुल मिलाकर 50 शब्द तो हो ही जाएंगे आपके जब इसे एक्सप्लेन करेंगे। तोरण द्वार। अगला है मेधी। मेधी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा मेधी क्या होता है। मेधी हिंदू मंदिरों में, जैसे हम लोग अभी मकान बनाते हैं तो उसमें एक मकान का जो कुर्सी होता है शुरू के जो जमीन से सटे हुए 1-2 फुट का, मंदिरों में भी ऐसे ही संरचना बनाई जाती है। मंदिरों में उसी कुर्सी को जगती कहा जाता है, लेकिन इस स्तूप में उसे मेधी कहा जाता है। तीनों का काम सेम है, यहाँ पर केवल नाम अलग अलग है। तो यहाँ पर उसे मेधी कहा जाता है। तो मेधी एक क्या है, मेधी एक गोल चबूतरा है, इसी के ऊपर स्तूप का निर्माण किया जाता था। मेधी के ऊपर ही अंड रखा जाता था, अंड बनाया जाता था, और ये एक स्तूप इसी के ऊपर निर्मित किया जाता था। तो मेधी, इसका अर्थ क्या हो गया, एक चबूतरा, स्तूप का एक मुख्य भाग जो कुर्सी की भूमिका निभाता था। अगला है अंड। ये दिख रहा होगा आपको, ये अंड वाला हिस्सा है। ये औंधे हुए कटोरे दिख रहा है आपको, औंधे हुए कटोरे के समान सुप्रीम कोर्ट का जो ऊपर का टॉम्ब है, ये कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसा ही है, अर्ध कटोरे के आकार का, ये अर्धगोल आकार का, ये तो इसी आकार का बना हुआ है। पूरे स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ये, क्योंकि इसी के भीतर जो महापुरुष के अस्थि होती है, उनसे जुड़े जो कोई वस्तु होती है, इसी के भीतर रखकर इनके ऊपर स्तूप का निर्माण किया जाता है। और इसी के इर्द गिर्द जो श्रद्धालु होते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, वो परिक्रमा करते हैं। तो पूरे स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये अंड ही होता है। ये अंड प्रारंभ में अशोक काल में जो बनाए गए थे, ये मिट्टी के थे। पूरे स्तूप में यही वो चीज है जहां शुरू में मिट्टी का उपयोग किया गया था, उसके ऊपर ईंट और पत्थर लगाए गए थे बाद में। लेकिन पूरे स्तूप का यही वो भाग है जो मिट्टी से निर्मित है। इसके भीतर के भरनों को भरने के लिए, सॉलिड बनाने के लिए इसमें मिट्टी का उपयोग किया जाता था। बाद में इसे सजावटी रूप देने के लिए संगमरमर का उपयोग किया जाने लगा था। तो आपने ये अंड भी देखा। ये हर्मिका, पूरे स्तूप का दूसरा जो इम्पोर्टेंट भाग है, मतलब पवित्रता की दृष्टि से, वो ये हर्मिका है। हर्मिका, इसमें अस्थि कलश को रखा जाता था, और ये अंड के ऊपर का हिस्सा है। ये एक पवित्र भाग होता है। ये पत्थर के बने होते हैं, पाषाण के, और कभी कभी लकड़ी के भी बने होते थे। ठीक है। और स्तूप का दूसरा सबसे पवित्र स्थान होता है वो, ठीक, यहाँ तक पहुंचा नहीं जा सकता, इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा था छत्रक। ये छत्रक है, दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर। छत्रक क्या है, पूरे स्तूप का वही एक भाग है जो धातु निर्मित है। ये धातु लोहे भी हो सकते हैं और तांबे भी हो सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में तांबा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसे पवित्र माना जाता है, और सोने भी हो सकते हैं। तो
इतना याद रखना है कि पूरे स्तूप का यही वो भाग है जहां पर धातु का प्रयोग किया जाता है। ये छत्रक में आप तीन ये लोहे की रॉड है और इसके ऊपर ये कुछ इस आकार की देख रहे होंगे आप। इन तीनों का भी मीनिंग है। बौद्ध धर्म में जो बाद के जो स्तूप बनाए गए थे कुषाण और सातवाहन काल में, इन तीनों की व्याख्या उसमें लिखी होती थी। इन तीनों का मतलब ये हुआ कि बुद्ध तीनों लोगों का अधिपति है। और ये तीन छत्रक इसी बात को संकेत करते हैं, बुद्ध के तीनों लोक के अधिपति होने का संकेत है ये। तो जब आप छत्रक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो ये चीज लिखेंगे। स्तूप का सातवां मुख्य भाग था सोपान। सोपान क्या होता है? आप देख रहे होंगे मंदिरों में जो जगती होता है, मंदिरों की जो कुर्सी होती है, वहां तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बनाई जाती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर स्तूप की भी, चूंकि ये ऊंचा है और जो इनके स्तूप वहाँ के जो रखवाले मुख्य होते हैं, आम जनता तो नहीं जा सकती वहां तक, लेकिन जो इसके पुजारी होते हैं जिसे दलाई लामा कहा जाता है, वो अंदर में जाके बैठते हैं। तो अंदर में बैठने के लिए, अंदर में जाने के लिए एक सीढ़ी होती है। यही सीढ़ी सोपान कहलाता है। यही सीढ़ी सोपान कहलाता है। हमने देखा कि स्तूप के ये 7 भाग हैं। आपके निर्माण के चरण देख लिए। ये एक स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले वेदिका आता है। वेदिका के आगे तोरण द्वार है, मेधी है, अंड है, हर्मिका है और छत्रक है। नीचे से ऊपर आप देख रहे होंगे। जब भी आपको इसकी व्याख्या करनी हो तो आप इसी आधार पर, इसी आयामों को रखते हुए व्याख्या करनी होगी। एक गुणात्मक आंसर लिखने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप एक संतुलित और उसके आयामों के साथ उसके आंसर राइटिंग लिखें। अब इसी के आयामों को फैलाने के लिए हमने यहाँ पर स्तूप के प्रकारों को दिखाया है। प्रकार आपको दिख रहा होगा। शारीरिक स्तूप, उद्देश्य का स्तूप, परिभोगिक स्तूप और ये व्रत अनुष्ठित स्तूप। यानी स्तूप के 4 प्रकार हैं। ऐसा कोई विधि तो है नहीं कि 4 प्रकार ही क्यों है, पांचवा क्यों नहीं हो सकता। लेकिन वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है, जैसा कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं देश भर में घूमे हैं, जहाँ जहाँ पर स्तूप देखे गए हैं, ये 4 प्रकार की यही स्तूप मिले हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कहा, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है उसने कहा कि स्तूप अभी तक 4 प्रकार के ही देखे गए हैं, तो हो सकता है 4 ही प्रकार हो इसे। इसी प्रकार हमने भी, इसीलिए हमने भी इसे 4 प्रकार ही दिया है। जब आप 700-800 वर्ड में एक्सप्लेनेशन करेंगे प्रश्नों का, तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके पास आयाम होने चाहिए। अभी हमने आपको 7 मुख्य भाग देखे, उसको व्याख्या कीजिएगा तो कहीं ना कहीं 300-400 वर्डों में हो जाएगा, शब्दों में। उसी प्रकार यहाँ भी जब स्तूप के प्रकार की आप व्याख्या कीजिएगा तो यहाँ से भी 100 शब्द निकल जाएंगे। तो एक गुणात्मक आंसर रेटिंग आपकी पूरी हो रही है। इसी दिशा में आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। शारीरिक स्तूप क्या है? शारीरिक स्तूप वो होते हैं जहां पर महापुरुषों के शारीरिक अंगों को रखा जाता है। शारीरिक अंग में कुछ भी हो सकता है शरीर के, या तो जो उनके दाह संस्कार के बाद जो उसमें जो बची हुई अस्थि मिली, उन्हें रखा जाता है एक अस्थि कलश में भरकर, और उसके ऊपर स्तूप का निर्माण कर दिया जाता है। या हो सकता है उनके बाल हो, उनके नाखून हो, उनके दंत हो। आपने एक कथा सुनी होगी प्राचीन इतिहास पढ़ते समय, जो RS रामचरण शर्मा की पुस्तक में लिखी हुई है, कि सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और उस स्तूप के भीतर शरीर के अंग, महात्मा बुद्ध के शरीर के अंग रखे गए थे। ठीक। तो इस प्रकार मतलब बुद्ध के शरीरों के अंग के ऊपर जो स्तूप निर्माण किया जाता था, इस प्रकार बने जो स्तूप होते थे उसे शारीरिक स्तूप कहा जाता था। पिपहरवा का जो स्तूप आप सुने होंगे नाम, ये प्राचीनतम स्तूप है। ये अशोक के काल में बनाया गया था और यही वो स्तूप है जिसमें बुद्ध के शारीरिक अवशेष को रखा गया है। बाद के अवशेष, बाद में जो स्तूप बने थे, उनको इतनी नसीब ना कि बुद्ध के जो शारीरिक अंग थे उन्हें वो मिले, तो इसलिए बाद के स्तूप में नहीं रखा गया है। केवल शारीरिक स्तूप जो पिपहरवा में है, उसी में महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। और सम्राट अशोक के जो 84,000 स्तूप थे, वहाँ कहाँ कहाँ निर्मित किया गया है उसके बारे में बहुत कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसीलिए आप एक याद रखिए एग्जाम्पल के सहारे। दूसरा था उद्देश्य का स्तूप। उद्देश्य का स्तूप क्या होता है? प्राचीन इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उसने वाराणसी में जो हिरण्य पार्क थे वहां पर अपना पहला प्रवचन दिया था, जो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया था। फिर उनकी मृत्यु हुई थी। तो उनके बुद्ध के जो जन्म से जुड़े हुए स्थान है,
वहां पर उनकी पद चिन्हों को याद रखने के लिए उस समय के जो उनके अनुयायी राजा थे वहां पर स्तूप का निर्माण कर दिया था। इसी प्रकार जो स्तूप, निर्मित स्तूप हैं, उसे ही शारीरिक स्तूप कहा जाता है। तो जहां जहां पर ये स्तूप है, जहां जहां पर बुद्ध गए थे, लुम्बिनी में गए थे, वाराणसी गए थे, तो इस प्रकार के स्तूप वहां पर जो बनाए गए स्तूप हैं, ये उद्देश्य का, इसके एग्जाम्पल वही सब आपको लिखना है। परिभोगिक स्तूप, तीसरा प्रकार है परिभोगिक स्तूप। परिभोगिक स्तूप बुद्ध अपने जीवन काल में जिस किसी वस्तुओं का उपयोग किया था, जैसे उनके चरण पादुका हो सकते हैं, उनके द्वारा उपयोग किए गए भिक्षा पात्र हो सकते हैं, इन्हीं स्तूपों को जमीन पर रखकर उसके ऊपर स्तूप का निर्माण कर दिया जाता था, तो ये परिभोगिक स्तूप कहलाते थे। बाद के हैं व्रत अनुष्ठित स्तूप। ये स्तूप वो स्तूप हैं जो राजा महाराजा या फिर कोई सामान्य जन किसी बड़े स्तूप के पास, ये जो स्तूप हैं, 3 स्तूप, वहां पर जाते थे और महात्मा बुद्ध से प्रार्थना करते थे कि भगवान, यदि किसी मुझे मनवांछित फल मिल जाए, कोई जो राजा थे वो, उन्हें कोई राज्य मिल जाए या फिर कोई उसे कुछ अच्छा मिल जाए, तो हम वो स्तूप का निर्माण करवाएंगे। तो ये, अब मान लीजिए कि सम्राट अशोक उद्देश्य का स्तूप के पास गए या शारीरिक स्तूप पिपरवा पहुंचे और वहां पर भगवान बुद्ध के पास प्रार्थना करते हुए बोले कि मुझे यदि कलिंग राज्य मिल जाए तो हम एक स्तूप का निर्माण करवाएंगे। तो वो जो स्तूप का निर्माण करवाया, इसी प्रकार के स्तूप को व्रत अनुष्ठित स्तूप कहा जाता है। इन तीनों में और इनमें एक डिफरेंस ये है कि जब भी इस स्तूप का निर्माण किया जाएगा, चौथे नंबर वाला का, तो ये इसके इर्द गिर्द ही हो सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर खड़ा होकर करवाया तो इसी के इर्द गिर्द निर्मित किए जाएंगे ऐसे छोटे छोटे स्तूप। ये बड़े स्तूप मुख्य स्तूप नहीं होते हैं, ऐसे छोटे छोटे स्तूपों के रूप में निर्मित किए जाते हैं। इन तीनों में और इनमें यही अंतर है। आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो आप कहीं ना कहीं इसको 200-300 वर्ड आप पा सकते हैं यहाँ से, एक अच्छी 200 वर्ड। जब आप अंक की डिस्कशन कर रहे थे, उनके प्रमुख भाग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, वहाँ से भी 300-400 वर्ड मिल जाएंगे आपको। तो कहीं ना कहीं जब आपको ये फिर एक अच्छा सा निष्कर्ष देना है, उसके बाद आप कहीं ना कहीं एक गुणात्मक आंसर राइटिंग की ओर पूरे कर चुके हैं। गुणात्मक आंसर राइटिंग 700-800 वर्ड्सों में, 7 शब्दों में एक लिख चुके हैं आप। प्रश्न का अगला भाग जो था हमारा, वो स्तंभ था। हमने बताया था कि प्रश्न के, एक प्रश्न में 3 क्वेश्चन थे, 3 प्रश्न था मिला हुआ। पहले तो उसी में स्तूप के बारे में डिस्कशन करना था, फिर वो स्तंभ है, और आगे उसमें स्तंभ का ईरानी स्तंभों के साथ तुलना करने के लिए बताया गया है। तो स्तंभ का भी एक परिचय देना है, जैसे ठीक हमने स्तूप के बारे में बताया था। तो स्तंभ का परिचय क्या है? स्तंभ एक बेलनाकार पाषाण निर्मित संरचना है, जिसे सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म, बौद्ध संस्कृति और सभ्यता के प्रसार प्रसार के लिए और किसी भी घटना के प्रतीक के रूप में स्थापित करने के लिए किया था। इसमें 2 बातें दिखाई दे रही है आपको। सबसे पहले तो पहले जो 2 लाइन है उसमें बताया गया है कि वो स्तंभ है क्या। तो एक बेलनाकार पाषाण निर्मित संरचना है, मतलब एक बेलनाकार है, बेलना के आकार का, और दूसरा वो पत्थरों से निर्मित एक संरचना है। दूसरे में स्तंभ के उद्देश्य बताए गए हैं, और एक ही लाइन में यह भी बताया गया है कि सर्वप्रथम किसने बनाया था, सम्राट अशोक ने। तो दोस्तों, ज़्यादा शब्दों का विस्तार नहीं करना। अच्छी आंसर राइटिंग के लिए आपके शब्द सटीक होने चाहिए। देखिए, आपके ये पहले लाइन में आपको बताया गया है कि परिचय, स्तंभ क्या है। दूसरी लाइन में आपने देख लिया कि स्तंभ को बनाया किस, सब प्रथम किसने बनाया था, इसकी स्तंभ बनाने की जो परंपरा है किसने शुरू की थी, तो सम्राट अशोक ने की थी। सम्राट अशोक ने इसे बनाया क्यों था, ये अगले 3 लाइनों में आपको बताया गया है कि इसने स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया था। इसके ये उद्देश्य थे। इसने, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए, बौद्ध संस्कृति का प्रसार करने के लिए, बौद्ध सभ्यता का प्रसार करने के लिए, और किसी किसी महत्वपूर्ण घटना को स्थापित या उसे प्रचार करने के लिए, प्रतीक करने के लिए भी किया था। जैसे कि आप जानते हैं कि अशोक ने कलिंग युद्ध किया था, तो 261 बीसी में जो हुआ था, तो उसी इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण घटना थी, तो उसमें भी इसी प्रकार की स्तंभ का निर्माण करवाया था वहां पर। और दूसरा, वो लुम्बिनी की यात्रा की थी अपने शासनकाल में, तो वहां पर भी एक स्तंभ का निर्माण कराया था। तो इसी प्रकार के जो ऐतिहासिक उनके कदम थे, जो ऐतिहासिक घटना होती है, वहां पर भी ये किया जाता था, स्तंभ का निर्माण करवाया जाता था। तो ये उनके स्तंभ निर्माण के उद्देश्य थे। तो एक सटीक भाषा में हमने 3 चीजों को बता दिया। एक ऐसा ही सटीक परिचय देना है आपको भी कि शब्द कम हो और जानकारी उसमें ज्यादा से ज्यादा छुपा हो। हमने स्तूप में मुख्य भाग देखा था, ठीक उसी प्रकार स्तंभ के भी मुख्य भाग हैं।
इसे भी व्याख्या करनी है, और ये व्याख्या करना के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि आपको 700-800 वर्ड पुराना है। 700-800 तो आपने स्तूप में ही पुरा दिया था, यहाँ भी 700-800 वर्ड्स पूरे करने हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आपके पास इतने गुण हैं कि आप हर एक प्रश्न को, स्तंभ को पूछ, आप 700-800 वर्ड्स में लिख रहे हैं, तो आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन सेम डिटो प्रश्न पूछ दिया जाए तो तीनों को मिला के 700-800 वर्ड्स करने हैं, तो आप छोटे आंसर कर सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी कम है, आपके पास आयाम कम है, तो उसे आप विस्तृत नहीं कर सकते। विस्तृत आप बिना मतलब के, बिना किसी डाटा के करते जाएंगे तो आपके आंसर कम गुणात्मक होंगे, उसमें नेगेटिव मार्क, उसमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। एवरेज मार्किंग करके आपको दे दिया जाएगा, 37 नंबर में से 10-15 नंबर में ही मिलेंगे। इसीलिए आपको अलग अलग करके पूरे आयाम याद रखने होंगे, कि हो सकता है कभी एग्जाम में सीधे केवल स्तंभ पूछते और उसके 37 नंबर रहे, तो फिर आप कैसे लिखेंगे। इसीलिए ये आयाम याद रखना जरूरी है कि जब भी आपको प्रश्न कंबाइन करके पूछे तो शॉर्ट आंसर लिखना है, और सेपरेट करके पूछे तो आपके पास तो इतने आयाम है ही, आप खुद आंसर लिख सकते हैं उसे। 800 पूछे, 800 या 900 वर्डों में, जितने वर्डों में कहे शब्दों में आप लिख सकते हैं। यहाँ भी देखिए मुख्य भाग बताना है इसके कि कितने मुख्य भाग हैं। यहाँ पर स्तंभ के 5 मुख्य भाग बताए गए हैं। एक है यष्टि, अधोमुखी कमल, फलक, शीर्ष और चक्र। ये बगल में आपको स्तंभ दिख रहा है, स्तंभ ठीक ऐसा है, और इसके नीचे वाली जो नीचे वाली जो भाग है, एक पिलर है जो इस तरह की ऐसे दिखाई दे रहा है। हम धीरे धीरे इसकी व्याख्या करेंगे कि यष्टि क्या होता है। ये जो पिलर जो नीचे आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये एक सपाट गोल बेलनाकार स्तंभ है, और यही वो पिलर है, इसे ही यष्टि कहा जाता है। इनकी विशेषता ये है कि ये बहुत ही हाईली पॉलिशदार है, बहुत ही पॉलिश किया हुआ है, और ये एकाश में है। एकाश में यानी कि एक ही पत्थर से निर्मित है। ये अशोक के काल की जो तकनीक थी, पॉलिश की तकनीक, और ये स्तंभ निर्माण कला की तकनीक की विशेषता, यूनिक विशेषता थी कि उनके जो स्तंभ हैं इतने पॉलिश किए हुए हैं। उसके शासनकाल के जो दूसरे राजा महाराजा हैं, आपको जानते हैं कि महाजनपद काल था उसी समय, तो अशोक के समकालीन दूसरे राज्य में भी राजा महाराजा करते थे, लेकिन वो कभी भी इतने पॉलिशदार नहीं बना सके स्तंभ को। तो ये इनकी यूनिक विशेषता थी। दूसरा है अधोमुखी कमल। अधोमुखी का मतलब होता है, अधोमुखी मतलब उल्टा, और कमल तो कमल है। ये अधोमुखी कमल है, आपको स्क्रीन पर दिखाई रहा होगा, ये पोर्शन अधोमुखी कमल है, उल्टा कमल। कई विद्वान इसे घंटे का आकार भी कहा जाता है, घंटी के आकार का, क्योंकि ये पूरा मौर्य कला और बुद्ध जो है हिंदू धर्म से प्रेरित है, तो यहाँ भी ये घंटी का आकार भी वहीं से लिया गया है, और खुद वो कमल भी हिंदू धर्म से ही प्रेरित है, प्रतीक है उसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उल्टा कमल यही है। तो जब आप इसे व्याख्या करेंगे तो उल्टे कमल की व्याख्या करेंगे। फलक, ये कमल के ऊपरी भाग जो है यहाँ पर फलक है। ये गोलाकार दिखाया गया है, ये सारनाथ का है। ये चौकोर भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है। तो जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो आप इसे लिख देंगे कि ये गोलाकार भी होता है, चौकोर भी होता है, और ये जो फलक है वो अधोमुखी कमल, इसके ऊपरी भाग होता है। ये फलक कहाँ पर होता है? अधोमुखी कमल के ऊपर, और ये जो शीर्ष वाला पोर्शन है शीर्ष के नीचे, इन दोनों के बीच का जो भाग होता है ये फलक कहलाता है। फलक के ऊपर केवल और केवल शीर्ष रखा जाता है, ये शीर्ष, इसे शीर्ष कहा जाता है। शीर्ष एक पशु आकृति हुआ करती थी, पशु पक्षियों को, पक्षियों में हंस को रखा जाता था, और पशुओं में बैल हो सकता है, हाथी हो सकता है, सिंह हो सकता है, घोड़े भी हो सकते हैं। आपने वो अरेराज और नंदनगढ़ का पढ़ा होगा, नटवा बैल का प्रयोग किया गया था। अंकिसा जो है वहां पर गज शीर्ष कहा जाता है उसको, यानी हाथी, उसके उपयोग किया गया था। और ये स्वयं सारनाथ है जो भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह भी है, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उपयोग किया गया है। तो इसमें 4 सिर का प्रयोग किया गया है। तो ये शीर्ष में पशु आकृति का प्रयोग किया जाता था। चक्र, चक्र देखिए, चक्र कभी कभी इसके ऊपर, शीर्ष के ऊपर चक्र लगाया जाता था। चक्र जो हमारे तिरंगा में है वो यही चक्र हुआ करता था, यहाँ पर भी सारनाथ में भी था। इतिहासकार कहते हैं कि इसके ऊपर चक्र था जो समय के साथ टूट गया या फिर तोड़ दिया गया। यहाँ पर चक्र था, लेकिन ये हर जगह नहीं होता था। अरेराज में नहीं था, नंदनगढ़ में भी नहीं था, विदिशा में भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर था। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
आप इसके जब निर्माण करेंगे, निर्माण की संरचना बताएंगे तो बताइएगा कि सबसे पहले जो आधार निर्माण करता है ये यष्टि है। यष्टि के ऊपर अधोमुखी कमल होता है, अधोमुखी कमल के ऊपर फलक होता है, फलक के ऊपर शीर्ष होता है, और कभी कभी शीर्ष के ऊपर भी एक चक्र होता है। तो ये स्तंभ के मुख्य भाग हैं। आगे है, हमने स्तूप के बारे में भी पढ़ा था। जब स्तूप पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था कि स्तूप के निर्माण सामग्री के बारे में बताया गया था, निर्माण सामग्री किस चीज से बना होता है। तो ठीक इसी प्रकार हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि इसका निर्माण सामग्री क्या है। तो अभी आपने देखा कि पूरे स्तंभ नीचे से ऊपर तक केवल और केवल पाषाणों से निर्मित किया गया था, केवल और केवल पाषाण निर्मित किया गया था, और वो पाषाण चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया था। चुनार उत्तर प्रदेश में है, वहां से बलुआ पत्थर को वहीं पर तराशा जाता था। तराश करके गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा नाव से लादकर देश के विभिन्न राज्य में, देश के विभिन्न हिस्सों पर स्थापित किया जाता था सम्राट अशोक के काल में। तो ये निर्माण सामग्री थी। अब स्तंभों की विशेषता बतानी है कि अशोक के स्तंभ की क्या विशेषता थी। अशोक के स्तंभ की पहली विशेषता थी कि वो एकाश्म पत्थर से निर्मित था। एकाश्म यानी कि पूरा स्तंभ, जो स्तंभ था जो करीब 20-25 फीट ऊंचा हुआ करता था, एक ही पत्थर को काट के बनाया जाता था। इसमें इसे टुकड़ों में जोड़ा नहीं गया था। ये अशोक के काल की जो विज्ञान तकनीक थी, उनके तराशने की विधि थी, ये बहुत ही उच्च कोटि की है। ये बेमिसाल थी, यूनिक थी, और यही इसकी विशेषता थी। पूरे जो पिलर हैं इसकी संपूर्ण विशेषता थी। अभी भी आप कुम्हरार जाएंगे पटना, तो वहां पर एक एक जो सबसे बड़ा वाला पिलर पड़ा हुआ है 24-25 फीट का है, और आप उसकी निर्माण तकनीक को देखकर हैरान हो जाएंगे कि इतने लंबे विशाल मोटा कैसे है। और जो छोटे छोटे हैं वो भी करीब 4-5 फीट के पड़े हुए हैं, ये बहुत सारे हैं। लेकिन एक जो लंबा पिलर है वो अभी भी है, 24-25 फीट का है, कुम्हरार में अभी भी पड़ा हुआ है। तो आप भी जब भी कभी जाएं तो एक दर्शन कर सकते हैं इनके। उनकी पॉलिशदार तकनीक, जो स्तंभ है उनकी पॉलिश की हुई तकनीक यूनिक थी। आज भी विद्वान जब उसे देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि आज से 2500-3000 वर्ष पूर्व इतने उच्च तकनीक का आविष्कार कैसे किया गया था, पत्थरों को इतनी ज़्यादा पॉलिश कैसे की गई थी। तो ये पॉलिश तकनीक आज भी जब हम लोग पिलर बनाते हैं तो उसमें उसे प्लेन करने के लिए, उसे पॉलिश करने के लिए पता ना उसमें सीमेंट लगाया जाता है पीओपी की प्लेन करने के लिए, फिर उसके बाद पेंट किया जाता है, तब भी वो पता ना उतना पॉलिश हो पाता भी है या नहीं। होने के बाद भी पता नहीं चलता कि 4 साल में वो फिर ख़राब हो जाएगा या 5 सालों में ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये इसको देखिए कि 2500 वर्ष, 3000 वर्ष हो गए, अभी तक ये वैसे ही है जैसे उस समय बनाया गया था, सम्राट अशोक के काल में बनाया गया था। तो ये बहुत ही यूनिक विशेषता है इनकी। बेलनाकार, जितने भी स्तंभ देखे गए हैं वो बेलनाकार है। चौकोर इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसे हम फलक कहते हैं वो चौकोर था। वो गोलाकार भी हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है। तो ये स्तंभ की, अशोक के स्तंभ की विशेषता थी, उनके बेलनाकार स्तंभ। इनके स्वतंत्र होने के देखिए, ये भी एक विशेषता थी। सम्राट अशोक ने जो 24-25 फीट का जो स्तंभ स्थापित किया था, ये राज्य के, उनके जो साम्राज्य था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, बेंगलोर कर्नाटक समय से लेकर के जो ऊपर के जो पांडे चेर चोर राज था वहां से छोड़ दीजिए, कलिंग से लेकर के उत्तर के उत्तराखंड से लेकर के और आगे पूरब तक, हर जगह उसने जो चौराहे थे, उनके जो राजमार्ग थे, बड़े बड़े राजमार्ग, उनके बीच में स्थापित किया गया था और खुले आसमान के नीचे स्थापित किया गया था। अशोक के स्तंभ को किसी सहारे की जरूरत नहीं थी, उसे बीच चौराहे पर स्थापित किया गया था, उसे सहारे की जरूरत नहीं थी। अशोक के जो भवन थे उसमें भी सेम उसी प्रकार के स्तंभ का प्रयोग किया गया है, लेकिन उस स्तंभ का उद्देश्य कुछ और था। जो भवन में स्तंभ उपयोग किए गए हैं वो भी आकाश में ही थे, यही स्तंभ वहां भी प्रयोग किए गए थे, लेकिन उनका उद्देश्य ये था कि भवन को मजबूती देना है, भवन को टिकाए रखना है, और कभी कभी सुंदरता बढ़ाने के लिए भी किया जाता था। लेकिन जो राजमार्गों पर, जो चौराहे पर जो स्थापित किया गया था, ये स्वतंत्र था, ये भवन से लगे हुए नहीं थे, इसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी, इसीलिए अशोक के स्तंभों को यूनिक कहा जाता है। अलंकरण तकनीक देखिए, इतने बड़े स्तंभों को अलंकृत करना अपने आप में बहुत ही कठिन है। अलंकृत का मतलब होता है उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए पत्थरों पर डिजाइन करना। देखिए ये कितनी बारीकी से डिजाइन किया गया है, ये इतने यूनिक और इतने कठिन काम है कि देखिए कि मौर्य काल में बनाया गया और आज भी विद्वान देखते हैं इसे तो हैरान रह जाते हैं कि इतनी
अलंकरण की तकनीक, इतनी बारीक नक्काशी की तकनीक उस समय कैसे इजाद हो पाई थी। अभी जो हमारा संसद भवन बना है, 2023 में उनका उद्घाटन हुआ है, तो संसद भवन के ऊपर ठीक ऐसा ही राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमारा, उसे स्थापित किया गया है। और भारत के जो सबसे बेस्ट वास्तुकार हैं, जो उसके मूर्ति कलाकार हैं, उसे डिजाइन किया, इसको उसको बनाया। इसके बावजूद भी विपक्ष उस पर उंगली उठाते थे, और वो सच में उंगली उठा रहे थे, क्योंकि वो था ही कुछ अजूबा। ये इसकी सेम प्रकृति कृति भले ही बनाया गया हो, लेकिन ये सेम इसका कॉपी दिखने से भी नहीं लगता। आप अभी भी न्यूज़पेपर को, बैग वाले न्यूज़पेपर उठा के देख सकते हैं, ये इसकी कॉपी नहीं थी। तो विपक्ष मजाक उड़ाने लगे कि ये अशोक के शेर नहीं है, ये गिर के शेर हैं, गिर से गिर के जंगल के शेर है, दहाड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी ये शेर भी एक शांत मुद्रा में दिखाया गया है, बुद्ध के संदेशों को व्यक्त कर रहा है। सम्राट के अशोक के पूरा एक पिक्चर देख के इसके बहुत सारे विशेषताएं व्याख्या कर सकता है इतिहासकार सब। अभी एक ही शांत भाव मुद्रा में दिख रहा है आपको, मतलब एक पत्थर से अभिव्यक्ति करवाना कितना कठिन काम है, आप जान सकते हैं। तो ये स्तंभ की विशेषता थी, यूनिक विशेषता थी। अगला था इसके स्थानीय पशु। अलंकरण हो गया, अब स्थानीय पशु, ये भी एक अच्छी विशेषता थी। सम्राट अशोक ने जो अपने स्तंभ बनवाए थे, और उसके ऊपर जो पशु, जो शीर्ष के रूप में जो पशु उपयोग किया था, वो सभी स्थानीय थे। सभी स्थानीय मतलब वो बैल था, हाथी था, घोड़ा था। और चूंकि ये सभी चीज आप जानते हैं, ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। बैल उस समय की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण था, और अभी भी जो हिंदू धर्म के जो श्रद्धालु हैं उसे महादेव मानते हैं। नटवा बैल, हाथी, या फिर वो शेर, तो सभी स्थानीय पशु हैं, और ये सभी अपने देश के पशु हैं। इसीलिए इनकी यूनिक विशेषता थी। अशोक ने किसी का नकल नहीं किया था। उस समय के जो दूसरे राज दरबार में उपयोग किए जाते थे, उसका नकल नहीं किया था। दिखाने के लिए डायनासोर नहीं लगा सकता था, नहीं लगाया उसने। वो हंस के जगह पर बाज का प्रयोग कर सकता था, जो कि ईरान की सभ्यता में प्रचलित थी। ईरान के शासकों ने वो बाज का भी प्रयोग किया है, लेकिन अशोक ने ऐसा नहीं किया। इनके सभी जो पशु थे शीर्ष के रूप में जो उपयोग किया था, वो सभी स्थानीय है। ये उनकी विशेषता थी। प्रश्न का तीसरा भाग था, दोनों के, अशोक के स्तंभ और ईरानी स्तंभ से तुलना करनी है। जब भी अशोक के स्तंभ की बात आती है, तो उसे ईरानी स्तंभ के साथ तुलना करने की परंपरा रही है। प्रश्न में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और जब आपको ये नौ भी दे, तो भी जब आप उसे केवल स्तंभ बता रहे हैं, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि तुलनात्मक अध्ययन आपको करनी है। तो एक दो चार लाइनों में ही आप इसी चीज़ों को शॉर्ट में लिखकर एक तुलनात्मक अध्ययन कर देंगे, तो इससे आपके नॉलेज गहन अध्ययन की प्रतीक है, और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यदि ये दिया है उसमें प्रश्न में, तब तो करनी ही है। न दे तो भी आपको लिखनी है, इससे आपके अच्छे आंसर राइटिंग की प्रतीक है वो। देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही मौर्य और ईरानी दरबार में राजदूतों का आना जाना शुरू हो चला था। इसलिए कुछ विद्वान मानते हैं कि अशोक के स्तंभ ईरानी दरबार से प्रेरित हैं। इस बात पर भारत के सभी इतिहासकार सहमत नहीं हैं। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अशोक के जो स्तंभ है वो ईरानी स्तंभ से प्रेरित नहीं है। अब ये इस तरह के जो बात कहते हैं, वो इतिहासकार वो निम्नलिखित तर्क देते हैं। वो ये बातें कहते हैं, और कहते हैं कि अशोक का स्तंभ किसी विदेश का नकल नहीं है। अशोक के स्तंभ खुद के आविष्कार हैं, और उसने स्वयं इसे निर्मित किया था। देखिए वो किस आधार पर ये बताना चाहते हैं कि अशोक के स्तंभ यूनिक हैं। पहले तो बताते हैं कि जो उनकी जो एकाश्म संरचना है, अशोक के स्तंभ की जो एकाश्म संरचना है, एकाश्म यानी कि वो एक ही पत्थर से निर्मित होने की जो व्यवस्था है, विशेषता है, ये उसे यूनिक बनाती है। क्योंकि ईरान के राज दरबार में जो उपयोग किया गया था स्तंभों का, वो टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया था। यानी कि ये पिलर जो बनाया गया था, उसे चार पांच टुकड़ों में पहले बनाया गया था अलग अलग, उसके बाद उसे जोड़ा गया था केमिकल के सहारे, फिर एक स्तंभ का निर्माण किया गया था। तो इतिहासकार अशोक के स्तंभ को यूनिक बताते हैं, और वो कहते हैं कि ये ईरानी स्तंभ के नकल नहीं है, बल्कि ये खुद का आविष्कार है। दूसरा ये देखिए, पॉलिश की तकनीक। पॉलिश की तकनीक भी ईरानी स्तंभ से मेल नहीं खाती। दूसरा, स्वतंत्र रूप से खड़ा होना, ये भी अशोक के स्तंभ की यूनिक विशेषता है।
उस समय उस काल के जो ईरान के दरबार थे, उसमें जो स्तंभ का प्रयोग किया गया था वो केवल और केवल राज दरबारों में ही चिपका के लगाया गया था, और उनका उद्देश्य था भवन को सहायता देना, भवन को टिका के रखना उनका उद्देश्य था, या हो सकता है शोभा बढ़ाना भी उनका उद्देश्य हो। लेकिन अशोक के स्तंभ राजमार्गों के बीच में स्थापित किया गया है। इनका उद्देश्य है सभ्यता संस्कृति का प्रसार करना, बौद्ध धर्म और संस्कृति का प्रसार करना, किसी घटनाओं को स्मरण में रखना, जनताओं को संदेश देना, ये उनका उद्देश्य है। तो ये स्वतंत्र रूप से हैं, और ईरान के स्तंभ राज दरबार में लगे हुए हैं, इसका मतलब नकल नहीं है। अशोक के स्तंभ यूनिक हैं। स्थानीय पशु आकृति, अशोक के स्तंभ में अभी हमने अब डिस्कशन किया था कि अशोक के स्तंभ में जो यूज किए गए पशु आकृति थे वो स्थानीय थे, वो किसी की देश की नकल नहीं थी। वो डायनासोर का चित्र नहीं लगाया था, वो बारहसिंघा का चित्र नहीं लगाया था, वो सभी वैसे ही चित्र लगाए थे जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय धर्म से जुड़ाव है, बौद्ध धर्म से जुड़ाव है या हिंदू धर्म से जुड़ाव है। वो किसी की कॉपी नहीं थी, हिंदू धर्म से जुड़ाव। दोस्तों, तो ये हमने प्रश्न के तीनों भाग की डिस्कशन कर लिए हैं। अब इसे एक अच्छा सा निष्कर्ष देते हुए प्रश्नों को अंत करना है। यहाँ पर आप निष्कर्ष देख सकते हैं, और आप भी अपने ढंग से इसमें एडिट करके दे सकते हैं। आपने जो ऊपर में लिखा है उसे 2-3 लाइनों में एक अच्छा सा निष्कर्ष 50 शब्द में डाल के इस प्रश्नों का अंत करना है। यहाँ पर देखिए कि अंत में यही कहा जा सकता है कि स्तूप निर्माण कला शैली को वो भले ही हिंदुओं में ही प्रचलित थी, वैदिक काल से ही प्रचलित था, पर वो बौद्ध ही थे जिन्होंने इसे धार्मिक महत्व के रूप में स्थापित किया था। तो आपने देखा कि ये ऋग्वेद में तो चर्चा किया गया था स्तूप के बारे में, लेकिन उसकी बहुत सी जानकारी समाज में फैली नहीं थी। वो बौद्ध ही थे जिसे स्तूप के रूप में निर्मित किया, स्तूप को पूजा की चीज बनाया और पूजा किया जाने लगा था। धार्मिक महत्व मतलब उसके धार्मिक महत्व में जानकारी, धार्मिक महत्व के रूप में स्थापित किया था। इसी प्रकार संभव है कि राजदूतों के आदान प्रदान से स्तंभ कला का भी आदान प्रदान हुआ हो, लेकिन स्तंभ के अशोक के जो स्तंभ थे वो यूनिक हैं, इस बात पर सभी विद्वान एक मत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अशोक के स्तंभ भी यूनिक हैं। तो यही हमारी प्रश्न था। अब अगले सत्र में हम मंदिर निर्माण कला शैली के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि जो 68वीं वाली जो बीपीएससी मेंस हुआ था उसमें पूछा गया था कि नागर द्रविड़ जो मंदिर निर्माण कला शैली है नागर, उसके बारे में टिप्पणी करना था। तो हम लोगों ने अनुमान लगाया कि यदि 68वीं एग्जाम में ये पूछा गया तो हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे द्रविड़ कला शैली या बेसर कला शैली पूछ लिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपसे तीनों का अंतर यानी कि नागर कला शैली, द्रविड़ कला शैली और बेसर कला शैली में अंतर पूछ के बता दिया जाए, मतलब अंतर स्पष्ट करने को कह दिया जाए। तो इसलिए हमने उस आयामों को भी लिखा है, क्योंकि बीपीएससी को हर बार रिपीट करने की जरूरत करती रहती है प्रश्नों को, लेकिन हमने रिपीट तो नहीं किया, उसे अलग डायमेंशन दे दिया है कि नागर के बदले हमने द्रविड़ और बेसर शैली को समझा दिया है। तो उस प्रश्न में अगले प्रश्न हमारा ये है, और कल हम इसके बारे में कल अगले सत्र में हम इस प्रश्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए और इसी समय उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास से भिन्नता दर्शाइए। दोस्तों, हमने दक्षिण जो द्रविड़ शैली है उसके बारे में तो दिया ही है, और दूसरा आपसे प्रश्न छूट ना जाए क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, हो सकता है दोबारा रिपीट भी कर दे, कि हो सकता है 69वीं या 70वीं एग्जाम आप दे रहे हो। तो इसलिए हमने उत्तर भारत की जो नागर शैली है उसको भी इसमें इंक्लूड किया है। तो हम कल के सत्र में इसका डिस्कशन करेंगे। जय हिंद दोस्तों।